हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। देखिए अभी तक हम क्या क्या समझ चुके हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा कि मार्केट डिमांड कर्व कैसे बनता है। उसके बाद हम किस पे गए, सप्लाई पे, और हमने ये समझा कि मार्केट सप्लाई कर्व किस तरीके से बनेगा। फिर हमने मार्केट डिमांड को और मार्केट सप्लाई को एक ग्राफ पर लेकर आए और उनका इंटरेक्शन कराया, और इंटरेक्शन कराने से क्या निकल के आया हमारे पास निकल के आया इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या बताता है? इक्विलिब्रियम बताता है कि ऐसा कौन सा प्राइस है जिस पर एक पर्टिकुलर कमोडिटी या प्रोडक्ट बेचा जाएगा या खरीदा जाएगा। उसके बाद हमने ये देखा कि अगर किसी रीज़न से मार्केट में जो इक्विलिब्रियम है वो डेविएट हो जाए, यानी डिसइक्विलिब्रियम पे चला जाए, तो वो किसी तरीके से मार्केट फोर्सेस की वजह से एडजस्ट करके या तो वापस इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा या तो वो इक्विलिब्रियम से और डेविएट होता चला जाएगा। तो जब वो वापस इक्विलिब्रियम की तरफ आता है तो हम उसको क्या कह देते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम कह देते हैं। और जब वो इक्विलिब्रियम से डेविएट होता चला जाता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं? कि वो स्टेबल नहीं है। लेकिन अब इसी स्टेबिलिटी को और डिटेल में समझते हैं। देखिए स्टेबिलिटी जो है वो दो तरीके की होती है। कौन कौन सी? एक होती है स्टैटिक स्टेबिलिटी और दूसरी है हमारे पास डायनेमिक स्टेबिलिटी। सबसे पहले देखते हैं कि स्टैटिक स्टेबिलिटी क्या होती है। देखिए अभी तक हम क्या कर रहे थे? हमने एक डिमांड कर्व बनाया, हमने एक सप्लाई कर्व बनाया, और ये है हमारा इक्विलिब्रियम। इस पर हमारी क्वांटिटी आ जाती है और ये है हमारा प्राइस। ठीक है, ये है हमारा इक्विलिब्रियम। अब किसी रीज़न की वजह से ये इक्विलिब्रियम हमारा डेविएट हो जाता है। मान लेते हैं पी डैश पर चला जाता है, यानी प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो चुके हैं। तो क्या होता था कि मार्केट फोर्सेस अपने आप एडजस्ट करके वापस इसको किस पर ले आती थी? पी स्टार पर, यानी इक्विलिब्रियम पर। या प्राइसेस कम हो जाते थे तो मार्केट हमेशा क्या करती थी? एडजस्ट कर लेती थी और वापस पी स्टार पर ले जाती थी। लेकिन मार्केट ने हमें ये नहीं बताया अभी तक कि ये जो एडजस्टमेंट हुई ये कितने टाइम में हुई। क्लियर? यानी जब हम डिसइक्विलिब्रियम पर पहुंच गए, P1 पर पहुंच गए, तो आप वापस P स्टार पर कितने टाइम में आए? क्या अभी आ गए? 1 घंटे में आए, 1 साल में आए, 1 महीने में आए? ये तो आपने बताया ही नहीं। ठीक है, तो अभी तक हम जितना भी इक्विलिब्रियम समझ रहे थे वो कैसा समझ रहे थे? स्टैटिक स्टेबिलिटी वाला। यानी जब हम we does not consider टाइम पीरियड कि कितने टाइम में प्राइस और क्वांटिटी वापस अपनी जगह आ जाएंगे या और डेविएट हो जाएंगे, कितने टाइम में प्राइसेस चेंज हो रहा है, कितने टाइम में क्वांटिटी चेंज हो रही है, यानी कि कितना टाइम लग रहा है उसको वापस इक्विलिब्रियम पर आने में, ये हमें अभी तक नहीं पता है। इसको हम क्या कहते हैं? स्टैटिक स्टेबिलिटी। वेयरएज डायनामिक स्टेबिलिटी क्या होती है? डायनामिक स्टेबिलिटी होती है जब वी कंसीडर टाइम पीरियड, यानी जब भी मार्केट में डिसइक्विलिब्रियम होगा तो कितने टाइम में कितनी क्वांटिटी और प्राइस चेंज होगा, वो किससे पता चलेगा? हमें डायनामिक स्टेबिलिटी में। यानी कि डायनामिक स्टेबिलिटी में हम क्या समझ रहे होते हैं कि कितने टाइम में कितना प्राइस और क्वांटिटी चेंज होगी। यहाँ पर हम ऐसा कुछ भी नहीं समझ रहे थे। यहाँ पर हम सिर्फ इतना समझ रहे थे कि वापस प्राइसेस और क्वांटिटी अपनी जगह पर आ जाएंगे, लेकिन कितने टाइम में ये किसी को नहीं पता। लेकिन यहाँ पर क्या समझेंगे हम कि कितने टाइम में कितना प्राइस चेंज हुआ और कितनी क्वांटिटी चेंज हुई। स्टैटिक में जो हम स्टेबिलिटी चेक कर रहे थे वो सिर्फ हम स्लोप को देख कर रहे थे कि डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व किस तरीके का है, उसका स्लोप कैसा है। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम देख रहे हैं स्लोप्स तो देखेंगे ही डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व के, साथ में हम क्या देखेंगे? मैग्नीट्यूड। क्या देखेंगे? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है कि कितने टाइम में कितना प्राइस एंड क्वांटिटी चेंज होगा, ये क्या होता है? मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे?
स्लोप्स तो देखेंगे कि कितना स्लोप है डिमांड कर्व का, कितना स्लोप है सप्लाई कर्व का। साथ में हम ये भी देखेंगे कि कितने टाइम में, मतलब कि 1 घंटे में कितना चेंज हुआ प्राइस और क्वांटिटी में, या 1 महीने में कितना चेंज हुआ प्राइस और क्वांटिटी में, या 1 साल में कितना चेंज हुआ प्राइस और क्वांटिटी में। इसको हम क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। जैसे आपने स्टॉक मार्केट में देखा होगा, आप कभी भी देखना, अगर मार्केट ओपन है तो शेयर की आप डिटेल में जाएंगे, किसी भी स्टॉक के डिटेल में जाएंगे आप, तो आपको 2 चीज़ मिलेंगी, बिड प्राइस, ऑफर प्राइस, या किसी किसी जगह पे ये आस्क प्राइस भी होता है। बिड प्राइस क्या होता है कि कंज्यूमर कितना मैक्सिमम पे करना चाहता है उस शेयर को खरीदने के लिए, और ऑफर प्राइस क्या होता है कि कम से कम सेलर कितने में उस शेयर को बेचना चाहता है। ठीक है, ये क्या कहता है? बिड प्राइस। ये है डिमांड वाली साइड। ये कौन सी साइड है? डिमांड वाली साइड। ये कौन सी साइड है? सप्लाई वाली साइड। यानी यहाँ पर कंज्यूमर्स डिमांड कर रहे हैं इस शेयर की अलग अलग प्राइसेस पर, कि कितने प्राइसेस पर वो शेयर खरीदना चाहते हैं, और यहाँ पर सप्लाई हो रही है कितने प्राइसेस पर सेलर उस शेयर को बेचना चाहता है। तो जब ये दोनों प्राइसेस मैच हो जाते हैं, उस टाइम पर एक प्राइस निकल के आता है। तो आप कभी भी स्टॉक मार्केट में देखेंगे किसी शेयर का प्राइस हर सेकंड फ्लक्चुएट करता रहता है, यानी उसके हर टाइम पे, हर सेकंड पे उसका प्राइसेस जो है वो चेंज होता है। ये किसका एग्जांपल है? डायनेमिक स्टेबिलिटी की, यानी कि हर टाइम में नया इक्विलिब्रियम क्रिएट हो रहा है, हर बार क्वांटिटी और प्राइसेस चेंज हो रही है, हर सेकंड पे क्वांटिटी और प्राइसेस चेंज हो रही है। तो यानी कि हम डायनेमिक स्टेबिलिटी में टाइम पाथ की बात करते हैं, यानी कि हर सेकंड पर क्या हो रहा है, हर मिनट पर क्या हो रहा है, हर दिन में क्या हो रहा है, हर मंथ में कितना चेंज आ रहा है, हर ईयर में कितना चेंज आ रहा है। तो ये क्या है? हमारा टाइम पाथ। तो जब भी हम इक्विलिब्रियम में, स्टेबिलिटी में टाइम पाथ की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? डायनेमिक स्टेबिलिटी। लेकिन यहाँ पर किसी टाइम पीरियड की बात नहीं हुई है, किसी टाइम पाथ की बात नहीं हुई है कि कब इक्विलिब्रियम पे पहुंचेंगे, या कितने टाइम में कितना प्राइस चेंज हो जाएगा, या कितनी क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। नाउ सपोज एक सेलर है, अब मार्केट में किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का प्राइसेस इंक्रीज होता है जो कि ये सेलर प्रोड्यूस करता है। मान लेते हैं ए प्रोडक्ट सेलर प्रोड्यूस करता है और इसका प्राइसेस इंक्रीज हो जाता है। तो प्राइसेस इंक्रीज हो जाता है तो लॉ ऑफ सप्लाई के हिसाब से इसको क्वांटिटी इंक्रीज करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट बढ़ेगा, जितनी ज़्यादा क्वांटिटी बेचेगा उतनी ज़्यादा प्रॉफिट होगी। तो लॉ ऑफ सप्लाई के हिसाब से सेलर को करना चाहिए कि क्वांटिटी इंक्रीज करना चाहिए। लेकिन ये सप्लाई क्या वो इंस्टेंट इंक्रीज कर सकता है? तो आंसर है हमारा नो। किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए कुछ टाइम लगता है। ठीक है, तो अगर प्राइसेस अभी इंक्रीज होते हैं तो क्या मैं अभी सप्लाई कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि पहले मुझे उसका प्रोडक्शन करना पड़ेगा, प्रोडक्शन करने के बाद ही तो सप्लाई करूँगा मैं। ठीक है, तो यानी कि प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से हम इंस्टेंट सप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें उसे बनाने में, उसे प्रोड्यूस करने में टाइम लगता है, जिसको हम बोलते हैं टाइम लैग। क्लियर? किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में टाइम लगता है, और क्योंकि टाइम लगता है इसलिए हम तुरंत उसकी सप्लाई कर नहीं सकते, कुछ टाइम बाद करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं? टाइम लैग। और ये टाइम किसकी तरफ से लग रहा है? सेलर की तरफ से। प्रोड्यूस कौन कर रहा है? सेलर कर रहा है। तो लैग कहाँ पे आ रहा है? सप्लाई में आ रहा होगा। तो इसलिए हम इस टाइम लैग को कहते हैं सप्लाई लैग। यानी प्राइसेस इंक्रीज होने की वजह से क्वांटिटी तो इंक्रीज होगी, लेकिन अभी नहीं होगी, कुछ टाइम बाद होगी। और क्योंकि कुछ टाइम बाद हो रही है, उस टाइम को हम क्या कहते हैं? सप्लाई लैग। क्लियर? अब मेजॉरिटी ऑफ टाइम ये जो सप्लाई लैग है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट के केसेस में देखा जाता है। यानी कि जैसे वीट है, राइस है, इनको कितना टाइम लगता है? मान लेते हैं इनको 4 से 5 महीने लगते हैं प्रोड्यूस होने में। तो अगर आप बोल रहे हैं कि वीट के प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं तो फार्मर को क्या करना चाहिए? प्रोडक्शन बढ़ाना चाहिए। लेकिन प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो तब भी तो 4 से 5 महीने लग जाएंगे उसे उस चीज़ को मार्केट में लाने के लिए। तो इसको हम क्या कहेंगे? सप्लाई लैग। अब इस सप्लाई लैग की वजह से मार्केट में
साइक्लिकल मूवमेंट्स आते हैं, या इसको हम बोलते हैं ऑसिलेशंस। क्या आते हैं? साइक्लिकल मूवमेंट्स या फिर ऑसिलेशन आते हैं। क्यों? सप्लाई लैग की वजह से। साइक्लिकल मूवमेंट्स क्या होते हैं कि टाइम की वजह से, इस सप्लाई लैग की वजह से प्राइसेस कभी इंक्रीज होगा तो कभी डिक्रीज होगा, कभी इंक्रीज होगा तो कभी डिक्रीज होगा, कभी इंक्रीज होगा तो कभी डिक्रीज होगा। ऐसी क्वांटिटी भी कभी इंक्रीज होगी कभी डिक्रीज होगी, कभी इंक्रीज होगी कभी डिक्रीज होगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? साइक्लिकल मूवमेंट चल रहा है किसमें? प्राइस और क्वांटिटी में। यानी प्राइस कभी इंक्रीज हो रहा है कभी डिक्रीज हो रहा है। किसकी वजह से? सप्लाई लैग की वजह से। इन ऑसिलेशंस और साइक्लिक मूवमेंट को समझने के लिए एक मॉडल आया जिसको हम बोलते हैं कॉबवेब मॉडल। और ये किसने दिया? निकोलस कैल्डर। ये कैल्डर ने अपनी एक बुक में बताया कि कॉबवेब मॉडल क्या होता है, या फिर हम साइक्लिक मूवमेंट और ऑसिलेशंस को किस तरीके से देख सकते हैं। इन्होंने इस कॉबवेब मॉडल को समझाने के लिए वीट का एग्जाम्पल लिया। वीट को जनरली प्रोड्यूस होने में 4 से 5 महीने लगते हैं, लेकिन कैल्डर ने बोला कि मान लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए वीट को प्रोड्यूस होने में 1 साल लग जाता है। वीट को प्रोड्यूस होने में कितना लग जाता है? टाइम 1 साल लग जाता है। तो मान लेते हैं कि 2022 में अगर प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं, अभी क्या चल रहा है? 2023, प्रेजेंट डे क्या है? प्रेजेंट है हमारा 2023। और मान लेते हैं कि 2022 में पिछले साल प्राइसेस इंक्रीज हुए थे, तो फार्मर क्या सोच रहा है कि प्राइसेस इंक्रीज हो गए हैं। वीट की बात चल रही है यहाँ पे। तो फार्मर ये सोच रहा है कि प्राइसेस वीट के इंक्रीज हो गए हैं, तो मुझे ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहिए। ज़्यादा प्रोडक्शन करूँगा तो ज़्यादा सप्लाई हो जाएगी, ज़्यादा पैसा कमाऊँगा। लेकिन क्या बोला मैंने? प्रोडक्शन होने में तो 1 साल लगेगा। तो जब 2022 में प्राइसेस इंक्रीज हुए तो फार्मर ने इसके हिसाब से सप्लाई को बढ़ाना चाहा, लेकिन बढ़ाते बढ़ाते प्रोडक्शन करने में तो 1 साल लग गया। यानी कि 2023 में क्वांटिटी इंक्रीज हुई, यानी कि प्राइस 2022 में बढ़ा, लेकिन उसकी सप्लाई करने में हमें 1 साल लग गया। उसकी सप्लाई को बढ़ाने में हमें कितना टाइम लग गया? 1 साल लग गया। यानी 2022 में प्राइस इंक्रीज हुआ और क्वांटिटी हम 2023 तक बढ़ा पाए। तो ये क्या है? टाइम लैग है। ठीक है, 1 साल का टाइम लैग हो गया। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? यानी हम ये कह सकते हैं जो आज की सप्लाई है, जो 2023 की सप्लाई है, वो किस पर डिपेंड कर रही होगी? वो 2023 में से 1 साल माइनस कर लो, यानी पिछले साल पर डिपेंड कर रही होगी। क्यों 1 साल माइनस किया? क्योंकि इसको प्रोडक्शन होने में 1 साल लगता है। तो पिछले प्राइस पर आज की सप्लाई हो रही होगी। ये बात समझ में आ गई? यानी हम ये कह सकते हैं कि आज की सप्लाई किस पर डिपेंड करती है? पिछले साल के प्राइसेस पर, यानी T-1। 1 साल माइनस कर देंगे, पिछले साल जो प्राइस थे उस पर डिपेंड करेगी हमारी आज की सप्लाई। ये बात क्लियर हो गई? इसी तरीके से हम ये भी तो कह सकते हैं कि जो आज का प्राइस है, यानी जो 2023 का प्राइस है, अगर 2023 में प्राइसेस इंक्रीज हुए हैं, 2023 में प्राइसेस अगर इंक्रीज हुए हैं, तो क्वांटिटी 2024 में इंक्रीज होगी, क्योंकि 1 साल लग जाता है प्रोड्यूस करने में। तो आज का जो प्राइस है, इस प्राइस पर सप्लाई कब होगी? 1 साल बाद। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आज का जो प्राइस है वो कब काम कर रहा होगा? अगले साल काम कर रहा होगा। और जो पिछले साल का प्राइस है वो आज काम कर रहा है, आज की सप्लाई पे काम कर रहा है। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? अब हमने बोला कि सप्लाई में तो होता है लैग टाइम का, लेकिन डिमांड में क्या होता है? डिमांड में कोई लैग नहीं होता। आज जो प्राइस चल रहा है उसी पर क्वांटिटी डिमांड करेगा इंसान। आज जो प्राइस चल रहा है उसी के हिसाब से तो हम बताएंगे कितना क्वांटिटी हमें ख़रीदना है, क्योंकि हमें तो कोई प्रोड्यूस करना ही नहीं कुछ भी, हमें तो कोई टाइम नहीं लगेगा, हमें तो पैसा देना है और सामान लेना है। तो डिमांड में कोई भी टाइम लैग नहीं है। आज जो प्राइस चल रहा है उसी पर क्वांटिटी डिपेंड करती है हमारी कि कितनी क्वांटिटी हम डिमांड करेंगे। अब हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी y = a + bx, जिसमें से
एक्स जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, वाई जो होता है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, कई बार बता चुका हूँ मैं आपको। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि प्राइसेस के चेंज होने की वजह से क्वांटिटी चेंज होती है, इसलिए हम इसमें रिप्लेस कर देते हैं। तो इंडिपेंडेंट में एक्स की जगह क्या हो जाएगा, पी, क्योंकि प्राइस पहले चेंज हुआ है, इसकी वजह से क्वांटिटी चेंज हुई है। तो डिपेंडेंट की जगह हम क्या रख देंगे, क्यू। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाती थी, क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी पी। अब इस इक्वेशन की हेल्प से हम इजीली डिमांड की इक्वेशन और सप्लाई की इक्वेशन बना सकते हैं। कैसे, डी टी, टी क्या है यहाँ पे, टाइम, प्रेजेंट टाइम, आज का टाइम, यानी आज की डिमांड किस पर डिपेंड करेगी, ए प्लस बी पी टी, आज के प्राइस पर। अभी हमने समझा कि डिमांड में कोई लैग नहीं होता, तो आज के प्राइस पर ही डिमांड डिपेंड करेगी। इसी तरीके से सप्लाई की इक्वेशन बना सकते हैं, एस टी इज इक्वल टू सी प्लस जी पी टी माइनस वन। आज की सप्लाई पिछले साल के प्राइस पर डिपेंड करती है, और ये क्या है, सब कांस्टेंट है, ये भी क्या है, कांस्टेंट। इसको आप कोई भी अल्फ़ाबेट लिख सकते हैं, कोई भी ग्रीक लेटर लिख सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको आप अल्फ़ा लिख सकते हैं, इसको बीटा लिख सकते हैं, गामा, थीटा, कुछ भी लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है, क्लियर। अब क्योंकि डिमांड फंक्शन पॉजिटिव स्लोप भी होता है, नेगेटिव स्लोप भी होता है। एक्सेप्शंस के केस में क्या समझा हमने कि डिमांड कर्व पॉजिटिव स्लोप भी हो सकता है, तो ये बी जो है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्लियर। बी क्या होता है, स्लोप होता है डिमांड कर्व का, तो स्लोप नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। इसी तरीके से सप्लाई कर्व का भी स्लोप नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो दोनों कंडीशंस हो सकती हैं। तो ये हमने क्या बनाई है, जनरल इक्वेशन बनाई है डिमांड की और सप्लाई की, जहाँ पर यहाँ पर स्लोप जो है, स्लोप के आगे जो साइन है वो पॉजिटिव है, लेकिन इसकी वैल्यू, बी की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, जी की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है। अब ग्राफ में देखते हैं कि ये लैग दिखता कैसा है, सप्लाई लैग जो है वो दिखेगा कैसे। प्राइस है यहाँ पर, और यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड, ठीक है। हमें क्या करना है, सबसे पहले बनाना है एक डिमांड कर्व और एक सप्लाई कर्व। यह है डिमांड कर्व मार्केट का, यह है सप्लाई कर्व मार्केट का। यहाँ पर आ गया हमारा इक्विलिब्रियम, और ये आ गई हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और ये आ गया हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस। अब यहाँ पर हम वीट का एग्जांपल लेके चले हुए, तो मान लेते हैं इकोनॉमी में ड्रॉट के कारण, सूखा पड़ने की वजह से वीट का जो प्रोडक्शन है वो बहुत कम हुआ, और प्रोडक्शन जो हुआ इस बारी वो कितना हुआ, इतना हुआ, Q1, यानी सिर्फ वीट का प्रोडक्शन कितना हुआ, इतना हुआ। तो इतने प्रोडक्शन में, इतनी क्वांटिटी में कंज्यूमर कितना प्राइस पे करने को तैयार है, डिमांड पर जाके चेक कर लेंगे हम, तो P1 पे करने को तैयार है। अब फार्मर क्या सोच रहा है कि इस क्वांटिटी पर वीट का जो प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा मिल रहा है, इक्विलिब्रियम प्राइस से बहुत ज़्यादा प्राइस मिल रहा है, तो वो क्या करेगा, अगर प्राइसेस उसको ज़्यादा मिलेंगे तो क्वांटिटी वो इंक्रीज़ करेगा लॉ ऑफ सप्लाई के हिसाब से, ठीक है। तो वो क्वांटिटी इंक्रीज़ करेगा किसकी, वीट की, इस प्राइस पर, लेकिन उसे क्वांटिटी बढ़ाने के लिए कितना टाइम लग जाएगा, पूरा 1 साल लग जाएगा। तो इस प्राइस पर वो इतनी क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर देगा, सप्लाई कर्व अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। कैपेसिटी क्या है, ये सप्लाई कर्व, इस सप्लाई कर्व पर इंक्रीज़ कर सकता है वो। तो इस प्राइस पर 1 साल बाद वो यहाँ से Q2 पर आ गया, क्लियर। प्राइस चेंज हुआ पहले, लेकिन अगले साल तक क्वांटिटी चेंज हुई Q2 पर। अब Q2 पर कंज्यूमर कितना प्राइस पे करने को तैयार है, डिमांड कर्व पर चेक कर लेंगे, ये रही क्वांटिटी और ये रहा प्राइस P2, ठीक है। अब P2 क्या है, P1 से कम है, तो यानी कि P जो है वो कम हो गया है। अब फार्मर क्या देख रहा है कि प्राइस अब हमें पहले से कम मिल रहा है, तो क्या करेगा, क्वांटिटी भी डिक्रीज कर देगा लॉ ऑफ सप्लाई की वजह से। तो क्वांटिटी डिक्रीज करेगा तो क्वांटिटी कहाँ आ जाएगी, इस सप्लाई कर्व पे चेक कर लेंगे, यहाँ पर आ जाएगी क्वांटिटी। अब जो नई क्वांटिटी है वो आ गई है Q3, यानी प्राइसेस कम मिलने की वजह से फार्मर ने क्या किया है, वीट का प्रोडक्शन कम कर दिया, ठीक है, और प्रोडक्शन आ गया Q3 पे। अब Q3 क्वांटिटी पर कंज्यूमर कितना प्राइस पे करने को तैयार है,
डिमांड कर्व पे चेक कर लेते हैं। ये आ गया P3, इतना प्राइस पे करने के लिए तैयार। पहले प्राइस मिल रहा था P2, अब प्राइस मिल रहा है P3, यानी अब प्राइस कितना मिल रहा है, ज़्यादा मिल रहा है। तो जैसे ही प्राइस ज़्यादा मिलेगा वो क्वांटिटी सप्लाई क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। लेकिन क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज़ करने में कितना टाइम लगता है, 1 साल बाद। तो प्राइस तो आज चेंज हुए हैं लेकिन क्वांटिटी 1 साल बाद जाके चेंज होगी। तो इस प्राइस पर 1 साल बाद जाके क्वांटिटी यहाँ पर आ जाएगी सप्लाई कर्व पर, तो क्वांटिटी हो जाएगी Q4। और इस Q4 पर, इस क्वांटिटी पर कितना प्राइस पे करने को तैयार है, ये रहा, डिमांड कर्व पे चेक कर लिया हमने, ये आ गया P4। P4 P3 से कम है, यानी फिर से प्राइसेस क्या हो गए, कम हो गए। तो अगर प्राइसेस कम हो गए तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, क्वांटिटी सप्लाइड भी कम हो जाएगी। लेकिन कब, 1 साल बाद। तो P4 पर अब क्या हो जाएगी क्वांटिटी, यहाँ पर चेक कर लेंगे सप्लाई कर्व पर, P4 पे क्वांटिटी आ गई हमारी, ये कम हो गई पहले से, तो आ गया Q5। और Q5 पर कितना प्राइस पे करने को तैयार है, इतना प्राइस पे करने को तैयार है, ये आ गया P5। तो इसी तरीके से क्या होगा, ऐसे ही हम घूमते जाएंगे और वापस कहाँ पर आ जाएंगे, E पर आ जाएंगे। हम वापस किस पे आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। तो अगर आप ये नोटिस करेंगे ये किस तरीक़े का पैटर्न बन रहा है, ये हमारा बन रहा है कॉब वेब की तरह, यानी एक मकड़ी के जाले की तरह हमारा ये पैटर्न बन गया। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, कॉब वेब मॉडल। क्वांटिटी Q1 से स्टार्ट हुई लेकिन घूम फिर के वापस कहाँ पर आ गई, Q स्टार पे आ गई, यानी अपने इक्विलिब्रियम पे आ गई। तो यानी कि ये घूम फिर कर जब वापस आ जाए तो इसको हम बोलते हैं डैम्प्ड या फिर कन्वर्जेंट ऑसिलेशंस। कैसी ऑसिलेशंस है ये, कन्वर्जेंट ऑसिलेशंस है, यानी कन्वर्ज हो रहा है प्राइस और क्वांटिटी, वापस आकर इक्विलिब्रियम पर आ जा रहे हैं, कन्वर्ज हो रहे हैं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, डैम्प्ड या फिर कन्वर्जेंट ऑसिलेशन। और क्योंकि किसी भी डिस्टरबेंस की वजह से डिसइक्विलिब्रियम में चला गया था और ये वापस इक्विलिब्रियम में आ गया है, तो ये है हमारा स्टेबल डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक क्यों है, क्योंकि इसमें हम टाइम की भी बात कर रहे हैं। ये टाइम के साथ साथ प्राइसेस चेंज हुए हैं, टाइम के साथ साथ क्वांटिटी चेंज हुई है, तभी तो ये कॉब वेब जैसा पैटर्न बना है। क्लियर। तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टेबल डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब ये कन्वर्ज ही क्यों हुआ, ये वापस ई पे कैसे आया, इसका क्या रीज़न है, समझते हैं। देखिए हमने इक्वेशन पढ़ी अभी, डी टी इज इक्वल टू ए प्लस बी पी टी। ठीक है, प्राइस क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अभी हमने देखा। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो हमेशा एक्स एक्सिस पे होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो क्वांटिटी डिमांडेड है, क्वांटिटी सप्लाइड है। तो यानी कि ये जो इक्वेशन है ये इस ग्राफ के हिसाब से नहीं है, ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन जो है ये इस ग्राफ के हिसाब से नहीं है। तो इस इक्वेशन को क्या करते हैं, इस ग्राफ के हिसाब से करते हैं। तो इस ग्राफ के हिसाब से करने के लिए हमें एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड लाना है, यानी प्राइसेस को हम लेफ्ट साइड ले जाएंगे और डिमांड को हम राइट साइड ले जाएंगे। तो कैसे करेंगे, प्लस बी पी टी को इस साइड ले जाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस बी पी टी इज इक्वल टू ए, और डी टी को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस डी टी। बी यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस पी टी ए बाय बी माइनस डी टी 1 बाय बी। क्लियर, ये डिवाइड में चला गया तो ये कितना बच गया, 1 बाय बी। अब माइनस का साइन उस साइड ले जाएंगे तो क्या बचेगा, पी टी इज इक्वल टू माइनस ए बाय बी, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 1 बाय बी डी टी। अब हमें पता है कि डी टी के कोफिशिएंट में जो भी नंबर होता है वो क्या होता है, स्लोप। तो डिमांड फंक्शन का स्लोप क्या आ गया हमारे पास, 1 बाय बी। क्लियर, डिमांड फंक्शन का स्लोप क्या आ गया इस बार हमारे पास, 1 बाय बी। अब ऐसे ही हम सप्लाई फंक्शन का स्लोप भी निकाल सकते हैं। सप्लाई की इक्वेशन क्या थी हमारी, ये थी हमारी सप्लाई की इक्वेशन। हमें पी को लेफ्ट साइड ले जाना है और सप्लाई को राइट साइड ले जाना है। तो क्या करेंगे, ये आ जाएगा सारा माइनस में, इज इक्वल टू सी, और ये माइनस में आ जाएगा एस टी। ये जी मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, माइनस एस टी और ये 1 बाय जी
माइनस साइन उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस सी बाई जी माइनस माइनस प्लस 1 बाई जी एस टी। क्लियर यहाँ तक। अब हमें पता है जो सप्लाई के कोफिशिएंट में होता है वो क्या होता है, वो होता है स्लोप। तो ये क्या है हमारा स्लोप, जो कि है 1 बाई जी। अब ये स्लोप मैंने निकाले क्यों, देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए डायग्राम में क्या हो रहा है। इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे डिमांड का जो स्लोप है वो सप्लाई कर्व से फ्लैट है, यानी सप्लाई कर्व जो है वो ज़्यादा खड़ी है डिमांड कर्व के मुकाबले। डिमांड कर्व फ्लैट है, सप्लाई कर्व ज़्यादा खड़ी है। क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि स्लोप ऑफ सप्लाई इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ डिमांड। तो स्लोप हमने क्या निकाले, स्लोप हमने ये निकाल लिए, क्या लिखा हमने, स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। यानी कि स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व क्या है हमारे पास 1 बाई जी, तो यहाँ पर 1 बाई जी इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व यानी कि 1 बाई पी। क्लियर, ये बात समझ में आ गई। अगर ये वाली कंडीशन है तभी ये इक्विलिब्रियम जो है वो हमारा कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा, स्टेबल डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा। कब, जब हमारा स्लोप सप्लाई का ज़्यादा होगा, डिमांड का स्लोप कम होगा। क्लियर। इसमें एक और टेक्निकल चीज़ है, जो डिमांड का स्लोप है वो हो सकता है कि -2 हो, ठीक है। तो ये जो माइनस है ये क्या दिखा रहा है हमें, ये तो सिर्फ हमें क्या दिखा रहा है, नेगेटिव रिलेशन दिखा रहा है ना, नेगेटिव रिलेशन दिखा रहा है। यानी कि जो डिमांड है वो इस तरीके से दिखती है, ये हमें क्या दिखा रहा है, नेगेटिव साइन। लेकिन ये नंबर क्या दिखा रहा है, नंबर हमें दिखा रहा है स्लोप कि कितनी फ्लैट है या कितनी खड़ी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या करेंगे, -2 में अगर हम मॉड लगा दें तो क्या हो जाएगा, ये 2 एब्सोल्यूट वैल्यू निकल के आ जाएगी। यानी हमें क्या करना है, मॉड लगा के माइनस के साइन को इग्नोर करना है और सिर्फ हमें क्या करना है, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ को कंपेयर करना है। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास सप्लाई कर्व का स्लोप 3 है और डिमांड कर्व का स्लोप -2 है, अब हमें कंपेयर करना है तो हम इस माइनस को मॉड लगा के पॉजिटिव कर देंगे। अब कंपेयर करेंगे 3 और 2 में, तो 3 इज़ ग्रेटर देन 2। क्लियर। इस तरीके से हमें कंपेयर करना है स्लोप्स को, हमें साइंस को क्या करना है, इग्नोर करना है। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में भी हम साइन को इग्नोर करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, मॉड। अगर कहीं पे भी नेगेटिव साइन होगा तो ये मॉड उसको ख़त्म कर देगा, ठीक है। तो कंपैरिजन किसका होगा, सिर्फ एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का होगा। क्लियर। तो अगर स्लोप ऑफ सप्लाई कर्व इज़ ग्रेटर देन स्लोप ऑफ डिमांड कर्व तो हमेशा इक्विलिब्रियम कन्वर्जेंट होगा और स्टेबल होगा। क्लियर, जैसे कि हमने पहले देखा। अगली सिचुएशन क्या हो सकती है, सपोज ये ग्राफ है हमारे पास, ये प्राइसेस है, ये क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड। क्या करेंगे हम, डिमांड कर्व बनाना है और सप्लाई कर्व बनाना है। तो ये है हमारा डिमांड कर्व और ये है हमारा सप्लाई कर्व। ये है हमारा मार्केट का डिमांड और ये है मार्केट की सप्लाई। यहाँ पर आ रहा है हमारा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और यहाँ पर आ रहा है हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस। अब क्या हुआ कि ड्रॉट आने की वजह से इकोनॉमी में प्रोडक्शन जो है वो कम हुआ। कितना कम हुआ, Q1। अब Q1 पे हम देखेंगे तो प्राइसेस कितने मिल रहे हैं, प्राइसेस हमें मिल रहे हैं P' जो है वो इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा है, यानी प्राइसेस फार्मर को ज़्यादा मिल रहे हैं। तो प्राइसेस अगर फार्मर को ज़्यादा मिल रहे हैं तो क्वांटिटी क्या करेगा, इंक्रीज़ कर देगा। तो इस प्राइसेस पर क्वांटिटी को कर देगा इंक्रीज़, जो कि हो जाएगी Q2। ये कितने साल में हो जाएगी, 1 साल में, क्योंकि सप्लाई में लैग है, प्रोडक्शन में 1 साल लगता है वीट के, ठीक है। अब इस क्वांटिटी पर अगले साल क्या होगा, अगले साल इस क्वांटिटी पर इतना प्राइस पे करने को तैयार है P2। इस प्राइस पर कितनी क्वांटिटी, इतनी क्वांटिटी सप्लाई की जा सकती है Q3। और इस Q3 पर
इतना प्राइस पे करने को तैयार है, P3। ठीक है, अब P3 जो है वो P2 से ज़्यादा है, यानी प्राइसेस फिर से ज़्यादा हो रही है, क्वांटिटी फिर फार्मर इंक्रीज करेगा, तो P3 पर क्वांटिटी हो जाएगी Q4। Q4 पर कितना प्राइस पे करने को तैयार है, डिमांड कर्व पर चेक कर लेंगे, तो ये हो जाएगा P4। P4 पे कितनी सप्लाई कर सकते हैं एक साल बाद, इतनी सप्लाई बढ़ा देगा वो, तो ये हो जाएगी Q5। Q5 पर कितना प्राइस पे करने को तैयार है, इतना प्राइस, तो ये हो जाएगा P5। P5 पर क्योंकि प्राइस P4 से ज़्यादा है तो प्राइस इंक्रीज़ हुआ तो क्वांटिटी इंक्रीज़ करेगा, तो क्वांटिटी फिर से इंक्रीज़ हो जाएगी अगले साल, क्वांटिटी आ गई Q6 पर। Q6 पर कितना प्राइस पे करने को तैयार है, डिमांड कर्व पे चेक कर लेंगे, इतना प्राइस पे करने को तैयार है, P6। अब इस प्राइस पर क्योंकि प्राइसेस कम है तो क्वांटिटी भी क्या कर देगा, कम कर देगा, तो इस सप्लाई कर्व पे हम यहाँ पे आ गए, तो सप्लाई कितनी हो गई हमारी Q7। इस Q7 पे प्राइसेस फिर इंक्रीज़ हो गए, P7 हो गए, यानी प्राइसेस फिर इंक्रीज़ हो गए तो क्वांटिटी फिर इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये क्या हो रहा है, इस तरीके से चलता जाएगा। अब की बार क्या हो रहा है कि हम वापस E पे नहीं आ पा रहे हैं, बल्कि E से और डाइवर्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, पिछली बार हम क्या कर रहे थे, पिछली बार हम Q1 से घूमकर वापस Q स्टार पर आ गए थे, यानी E पर आ गए थे। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, देखिए इस बार हमने क्या किया है, Q1 से स्टार्ट किया और अब हम Q7 पर आ गए हैं, Q स्टार से और डेविएट होते चले जा रहे हैं, यानी हम इक्विलिब्रियम पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसको हम कहते हैं एक्सप्लोसिव या फिर डाइवर्जेंट ऑसिलेशंस। यानी कि इस बार कैसी ऑसिलेशन हो रही है, इस बार क्वांटिटी और प्राइस क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम से और डेविएट होता चला जा रहा है, इसलिए हमने क्या कहा इसको डाइवर्जेंट, वापस ये ई पर नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, अनस्टेबल डायनेमिक इक्विलिब्रियम। हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो कैसा है, अनस्टेबल है। अब ये ऐसा हो क्यों रहा है, देखिए हमने स्लोप पढ़ा, डिमांड का स्लोप क्या है, डिमांड का स्लोप था 1/b और सप्लाई का स्लोप क्या है, सप्लाई का स्लोप था 1/g मॉड। ठीक है, यही हमने समझा भी। तो यहाँ पे देखेंगे अगर आप कि डिमांड का जो स्लोप है वो ज़्यादा खड़ा है किसके मुकाबले, सप्लाई का स्लोप फ्लैट है इस बार, यानी स्लोप ऑफ डिमांड इज़ ग्रेटर देन स्लोप ऑफ सप्लाई। पिछली बार सप्लाई का स्लोप ज़्यादा था और डिमांड का कम था, इस बार डिमांड का स्लोप ज़्यादा है, सप्लाई का स्लोप कम है। तो जब भी ये कंडीशन होगी, यानी कि 1/b इज़ ग्रेटर देन 1/g, तो हमेशा हमारा जो इक्विलिब्रियम आएगा वो कैसा आएगा, डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट और अनस्टेबल। क्लियर, जब भी हमारा डिमांड का स्लोप ज़्यादा होगा किससे, स्लोप ऑफ सप्लाई से, यानी कि ये वाली कंडीशन होगी, तो हमारा जो इक्विलिब्रियम होगा वो हमेशा डाइवर्जेंट होगा और अनस्टेबल होगा। हमेशा हम इक्विलिब्रियम से और दूर होते चले जाएंगे, डाइवर्ज होते चले जाएंगे, कन्वर्ज नहीं होंगे। क्लियर। तीसरी कंडीशन हो सकती है हमारे पास, प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड, डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व। ये हमारा डिमांड कर्व, ये हमारा सप्लाई कर्व मार्केट का, यहाँ पर आ गया हमारा क्वांटिटी इक्विलिब्रियम और यहाँ पर आ गया इक्विलिब्रियम प्राइस। अब सपोज ड्रॉट की वजह से, सूखा पड़ने की वजह से जो वीट का प्रोडक्शन है वो Q1 पर आ गया। ठीक है, तो Q1 पर कितना प्राइस पे करने को तैयार है, P1।
अब P1 इक्विलिब्रियम प्राइस से ज़्यादा है, तो प्राइस इंक्रीज़ हुआ तो क्वांटिटी इंक्रीज़ करनी चाहिए फार्मर को, तो 1 साल बाद क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी, लेकिन प्राइसेस तो अभी बढ़े हैं, तो ये क्या है, लैग है, सप्लाई लैग। तो क्वांटिटी ये 1 साल में Q2 हो गई। अब इस Q2 पर कितना प्राइस पे करने को तैयार है, इतना प्राइस पे करने को तैयार है P2। अब इस P2 पर कितनी सप्लाई हो जाएगी, क्योंकि प्राइसेस कम हो गए हैं P1 से, तो सप्लाई क्या करेगा, कम करेगा, तो क्वांटिटी Q2 से वापस कम होगी, तो ये कम होकर वापस किस पे आ जाएगी, सप्लाई कर्व पे। तो अब क्वांटिटी Q1 पर आ गई वापस। अब Q1 पे प्राइसेस क्या है, P1, तो P1 पे फिर प्राइसेस इंक्रीज़ हो गया, फार्मर क्या करेगा, फिर सप्लाई इंक्रीज़ करेगा, तो वापस किस पे आ जाएंगे, Q2 पर। Q2 पर वापस प्राइसेस क्या हो जाएंगे, P2। प्राइसेस कम हो गए तो सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी तो वापस किस पे आ जाएंगे, Q1 पे। तो अब क्या हो रहा है, ये बार बार हम इसी एरिया में घूमे जा रहे हैं, गोल गोल हम घूम रहे हैं इसी एरिया में। इसको हम कहते हैं परपीचुअल या कॉन्टिन्यूअस ऑसिलेशंस। यानी इस बार जो ऑसिलेशन हो रही है वो क्या हो रही है, वापस वहीं घूम के आ रही है। इस बार इक्विलिब्रियम पे तो हम पहुंच नहीं रहे, लेकिन Q1 से Q2 पर, Q2 से Q1 पर, Q1 से Q2 पर, बार बार हम इन्हीं दो क्वांटिटी और इन्हीं दो प्राइसेस पर घूम रहे हैं। जब भी इस तरीके की सिचुएशन आएगी तो हम इसको क्या बोलेंगे, परपीचुअल या फिर कॉन्टिन्यूअस ऑसिलेशंस। अब ये हो क्यों रही है, देखिए स्लोप क्या था हमारा, स्लोप ऑफ डिमांड है 1/B और स्लोप ऑफ सप्लाई है हमारा 1/G, और नेगेटिव साइन क्या करना है हमें, इग्नोर। इसमें स्लोप अगर आप देखेंगे तो डिमांड कर्व का और सप्लाई कर्व का जो स्लोप है वो क्या है, इक्वल है। स्लोप ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। यहाँ पर मैंने जो स्लोप बनाया है वो आप देखेंगे कि लगभग इक्वल बना हुआ है, सप्लाई भी लगभग ढलान सेम है और डिमांड की भी ढलान सेम है। इस सिचुएशन में हमारी जो ऑसिलेशंस होंगी वो कैसे होंगी, परपीचुअल होंगी, वापस वहीं पे आ रही होंगी, Q2 से Q1, Q1 से Q2, Q2 से Q1, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, 1/G इज इक्वल टू 1/B। क्लियर। जब भी हमें ये वाली कंडीशन मिलेगी तो हमारा हमेशा परपीचुअल कंटिन्यूअस ऑसिलेशन होगा। ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है कि अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है, स्टेबल डायनामिक इक्विलिब्रियम है, तो हमारी सिचुएशन कैसी होगी, हमारी सिचुएशन होगी, तो हमारी सिचुएशन होगी ये वाली, जब हमारा कन्वर्जेंट और स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और अगर हमारा डाइवर्जेंट और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है तो ये वाली सिचुएशन होगी, और अगर हमारा परपीचुअल या फिर कॉन्टिन्यूअस ऑसिलेशन है तो ये वाली सिचुएशन होगी। तो इस तरीके से हम कॉबवेब मॉडल को समझ सकते हैं। हम इन डायग्राम से समझ सकते हैं कि कैसे हमने डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व की हेल्प से टाइम के रिस्पेक्ट में हमने ये देखा कि कैसे सप्लाई लैग आता है। उस सप्लाई लैग की वजह से हमारा जो प्राइसेस और क्वांटिटी में चेंज है वो धीरे धीरे करके हमें इस ग्राफ पे दिखता है